सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लखमीर सिंह की जो रेफरेंस बुक है, लखमीर सिंह मंजीत कौर, उसी सीरीज़ में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पेज नंबर 46 एंड 47 पे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है ZnO प्लस सी गिव्स टू दी Zn प्लस CO। मतलब जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ कंबाइन किया गया या रिएक्ट करवाया गया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा है। अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, और उसके बाद हमसे पूछा है कि इस रिएक्शन में से हमें उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और जो रिड्यूस्ड हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले क्या है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस वेयर एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है कि ऑक्सीडेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे क्या होता है कि एटम क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। मतलब कि जब रिएक्शन होगा तो उसमें जो एटम्स है वो लूज करेगा। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मीन एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, और जो क्या करता है, ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो हैपन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम उसमें से क्या कर दे, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, यानी बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ना कि अगर किसी भी सब्सटेंस से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, इन्होंने सबसे पहले हमसे क्या पूछा कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो बताना है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या कि उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना है ना। अभी हमने ऊपर ही देखा, इट कैन ऑल्सो मीन एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कार्बन है, इस साइड आके कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या कौन हुआ है, वो हुआ है कार्बन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, रिड्यूस होने का मतलब क्या, जहाँ से सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जहाँ से क्या हो, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको क्या कहते हैं कि वो रिड्यूस्ड हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तभी तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, जिंक बचा ना। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो है जिंक ऑक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और एग्जाम्पल के साथ हमें उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या होता है, इन द नेम, इन द नेम रिडॉक्स द टर्म रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ये जो टर्म है स्टूडेंट्स रिडॉक्स, इसमें सिर्फ रेड यानी RED का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और OX का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को ही रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है।
मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बेटर क्लियर हो जाएगा। और ये हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है, क्या है, H2S प्लस Cl2 गिव्स टू दी S प्लस 2HCl। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो H2S है प्रोडक्ट के साइड में आके यहाँ पे सिर्फ S बच गया, यानी कि H2S में से जो है हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। और हम सबको पता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 25 में ही ये डिस्कस किया था। सिमिलरली आप यहाँ Cl2 को देखिए, इधर Cl2 को देखिए और इधर Cl को देखिए, क्या हुआ कि Cl2 में जो है इसमें क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो तो ऐसे ही रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जो इक्वेशन है H2S प्लस Cl2 गिव्स टू दी S प्लस 2HCl, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है कि when a magnesium ribbon burns in air with a dazzling flame and forms a white ash, is magnesium oxidized or reduced and why? क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया एयर के प्रेजेंस में तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, ये आपको पता होगा क्योंकि एक्टिविटी आपने की होगी, एनसीईआरटी का पहला एक्टिविटी यही है। तो और क्या बनाता है, वाइट ऐश बनाता है। ठीक है, अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अब जो आंसर आप देंगे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, फिर उसके बाद बताना भी है रीज़न कि क्यों। अगर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो क्यों हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है तो क्यों हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम टेक्स प्लेस। चलिए ये तो हो गया कि आप पेपर में कैसे लिखेंगे। अब आपको समझाने के लिए हम उस इक्वेशन को लिख ही लेते हैं। तो क्या क्या होता है, Mg प्लस O2 क्या बना देता है, MgO। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है बट समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ आप ये देखिए कि यही इक्वेशन होता है। ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको अगर हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यही होगी, Mg प्लस O2 गिव्स टू दी MgO। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या हो गया, इस साइड आके ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, मतलब कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। और हमें पता है कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है किसमें, मैग्नीशियम में। अब इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है कि इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अभी देखिए इस इक्वेशन को क्या है, Mn प्लस O2 4HCl और क्या दे रहा है, MnCl2 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, इक्वेशन आपने देख लिया। अब ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है कौन सा सब्सटेंस, पहला HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब कैसे हुआ है चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो HCl है, अब यहाँ पे जो Cl है इधर आके यहाँ से क्या हो गया, Cl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और हमें पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है HCl हुआ है। नेक्स्ट पूछ रहा है नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर दूसरे भाषा में अगर हम बोलें तो ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करे उसको भी हम
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, MnO2 है। अब MnO2 कैसे है, देखिए ये जो MnO2 है, MnO2 क्या कर रहा है, खुद से ऑक्सीजन को अलग कर रहा है ना। अब MnO2 जो है अपना O2 किसको दे दिया, अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, H2O को दे दिया। तो ऐसा ही सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हुआ है। तो अगेन यहाँ पे MnO2 ही है। कैसे, कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है, जो जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो हमने पीछे ही पढ़ा। तो यहाँ पे MnO2 ही रिड्यूस्ड भी हो रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को देता है रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप HCl को देखें तो HCl क्या हो रहा है, यहाँ से क्लोरीन में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, HCl है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन इसमें भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो हम सबसे पहले ए पार्ट कर रहे हैं जिसमें है डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, सिंपली भाषा में अगर हम समझें तो कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, कि those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions। ठीक है, कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब कंबाइन करा देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे लाइम और क्विक लाइम भी कहा जाता है, जब इसको हम कंबाइन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लेक लाइम भी कहा जाता है। और ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब दीवार पे हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, लाइम या क्विक लाइम, वो चूना जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो वाइट वॉशिंग के बाद जो बन जाता है ना, एक परत, थोड़ी मोटी सी परत बन जाती है, उसी को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिस्ट्री में, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो स्लेक लाइम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। हमें ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देना है जो क्या हो, एक्सोथर्मिक भी हो। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता ही है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब कि हीट जो है बाहर निकलती है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करा दें, ठीक है, कार्बन को अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा देंगे तो वो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या निकलती है, हीट, यानी बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने अगर गांव शहर में शहर में तो नहीं, गांव में देखा होगा, वो जो होता है ना, छल्ली कहते हैं कुछ लोग उसको, भुट्टा कहते हैं, तो जो जब उसको सेकते हैं तो कोयले पे सेकते हैं। बेसिकली वो क्या है, कार्बन है, और उसको कम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराने का मतलब क्या है, कि उसको जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं लगेगी। तो जलने के बाद पता है आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में कोयले को घर में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। अब ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसमें बताना था ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक भी हो, और इसमें बताना है जो एंडोथर्मिक भी हो। तो सिंपल है, हमें ऐसा ही एक एग्जांपल दे देंगे। तो वो क्या है, N2 प्लस O2
प्लस हीट, तब जाके ये क्या देता है हमें 2NO। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ये ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, साथ में इसको क्या दिया गया, हीट दिया गया, तो ये हमें क्या बना के दे रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। एक्सोथर्मिक बोला जाए तो उसमें प्रोडक्ट के साइड हीट होना चाहिए, और एंडोथर्मिक बोला जाए तो उसमें रिएक्टेंट के साइड हीट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के साइड हीट होने का मतलब कि जो हीट है वो बाहर निकल रहा है रिएक्शन होने के बाद, और अगर हम रिएक्टेंट के साइड हीट रखते हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कितना सिंपल है, हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब इसको हीट दिया गया तो ये क्या बना रहा है, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस साइड, हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो यही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया इधर आके, ऑक्सीजन, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट है, इज ऑक्सीडेशन एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल हाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसीड साइड बाय साइड। हमें एक एग्जांपल देना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। तो देखिए हमने यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन ले लिया, H2S प्लस Cl2 गिव्स टू दी S प्लस 2HCl। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें H2S की, तो ये जो H2S है इधर आके सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ S बच गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हम सबको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सेम अगर आप यहाँ पे Cl2 को देखें और इधर Cl को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, और हम सबको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। पूछ रहे हैं कि जो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका कलर क्या होता है, और जब हम उसे हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज कैसे होता है। तो देखिए द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन, जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये ग्रीन किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन में, तो इसलिए हमने लिखा है द कलर चेंजेस ग्रीन टू ब्राउन आफ्टर हीटिंग। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स टू इन दिस चेंज। कह रहे हैं कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम बताओ। साथ ही साथ हमसे ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन दिस चेंज, ये जो चेंज होता है इसमें किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखिए द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन इज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज obtained ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है फेरस सल्फेट को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है, तो कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जैसे कि हम सल्फर को जब बर्न करते हैं ना उस तरीके का एक बहुत ही स्मेल आपको महसूस होगी। और ये स्मेल क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे इन्होंने पूछा कि ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इस चेंज में डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो इसलिए हमने लिखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स इन दिस चेंज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच अ रिएक्शन बाय हीटिंग। अब इसमें देखिए तीन चीज पूछ रहा है, पहला क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, फिर हमें बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, और फिर एक एक्टिविटी करना है,
ठीक है, जिसमें हीट हो रहा हो। तो देखिए सबसे पहले दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, जब इसको डिकम्पोज कराते हैं, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो हमें पता है इसके लिए हीट देनी पड़ती है, ठीक है। और जब हीट इसको मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलता है तो ये किस में स्प्लिट्स हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो यानी कि जो लाइमस्टोन है, ये एक कंपाउंड है, ये स्प्लिट होके दो दो सब्सटेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब क्या है इन दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को थोड़ा और मतलब जैसे इन्होंने बोला है ना इलस्ट्रेट करना है, तो हमें ये सब लिखना भी पड़ेगा जो भी मैंने आपको समझाया है। तो कैसे लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग अप इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक सब्सटेंस जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ब्रेक होके दो सिंपलर सब्सटेंस बना रहा है। कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये जो डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी या फिर लाइमस्टोन का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है जो कि अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज में इसका यूज भी किया जाता है। This is because calcium oxide lime obtained by the decomposition of calcium carbonate has many uses in industry। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जो लाइम है, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके, ठीक है। और बहुत सारे इंडस्ट्री में इसके यूजेस भी हैं, है ना। अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज करके ही तो हमें मिला है ना कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इज यूज ऑन लार्ज स्केल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लास, ठीक है। उदाहरण के लिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी ये जो चूना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसमें? सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्री में। मतलब सीमेंट और ग्लास का जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन ऑन हीटिंग टू फॉर्म जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोक्साइड। Write a balanced chemical equation for this reaction. Name oxidizing agent, second reducing agent in this reaction। देखिए ध्यान से समझिए, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? कार्बन के साथ। जब हीट कर रहे हैं उसको तो क्या मिल रहा है? जिंक मेटल और कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। तो इसका तो हमें सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इसका केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, कार्बन होता है C, ठीक है। इसको क्या करना है? हीट देना है। इन्होंने बोला ना ऑन हीटिंग, तो हीट दे रहे हैं और हीट देने के बाद ये क्या बन रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। अब कह रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर भी जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, इधर कार्बन एक है तो इधर भी कार्बन एक ही है। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमें यहाँ पे जो बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपको पता ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को दे देता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया? कार्बन को दे दिया, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन को दे दिया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जिंक ऑक्साइड है। सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है ये बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट है। जो ऑक्सीजन को लेता है ऑक्सीडेशन के लिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो कार्बन ने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ठीक है, इससे ऑक्सीजन लिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे है कार्बन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस व्हिच इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें क्या करना है, एक एग्जांपल देना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, साथ ही इन्होंने एक कंडीशन दिया है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता ही है क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम यही वाला जो एग्जांपल है इसको हमने यहाँ पे लिया है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, साथ ही में इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड यहाँ पे देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ जिंक में, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही गया, साथ ही ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कैसे, क्योंकि जिंक ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन के साथ, और हमें क्या दे रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, उसमें क्या पूछा है। बी पार्ट में पूछा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो हो, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होना चाहिए। तो इसका उदाहरण है जैसे कि ये H2S प्लस Cl2 S प्लस 2HCl। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, H2S को सबसे पहले देखते हैं, तो जो H2S है किस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ S में, यानी कि सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन को देखिए और यहाँ पे क्लोरीन को देखिए, क्या हो रहा है, क्लोरीन में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को सल्फर से रिमूव कर दिया, यानी डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, और उसके लिए हमें उनका इक्वेशन भी लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द place of another element in a compound are known as displacement reactions। ठीक है, कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना जनरल भाषा में। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आप समझिए कि एक एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को, यहाँ पे भी आप वैसा ही समझिए कि किसी भी कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके दूसरा एलिमेंट आ जाए, उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसका इक्वेशन है इसका, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब हम प्रोडक्ट के साइड आ रहे हैं तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसको रिमूव करके जिंक ने जगह ले ली, यानी क्या बन गया, या क्या बन गया ये, फिर जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से हो गई। ये तो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी में पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो देखते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ध्यान से देखिए, ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या हो, दो कंपाउंड्स रिएक्ट तो हो, लेकिन कैसे, आयंस का एक्सचेंज होने से, ठीक है। पीछे क्या हो रहा था, एलिमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज होता है और नया कंपाउंड बना दे, तो ऐसे रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए आपको उदाहरण से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट है किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर क्लोराइड में, यानी AgNO3 क्या बन गया, AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक वाइट PPT होता है। और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे किस में बन गया, सोडियम नाइट्रेट में, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई, सेकंड डिस्प्लेसमेंट
यहाँ पे हुई। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो गया, सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट में चेंज हो गया। आयंस के एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हो रहे हैं। आपने चैप्टर को ध्यान से समझा होगा तो आई थिंक आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, टाइमिंग कम है अपने पास। चलिए अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेनिंग, गिविंग एन एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। तो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले इतने को ही समझ लेते हैं। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्यूबल सॉलिड, ठीक है ध्यान से सुनिए, इनसॉल्यूबल सॉलिड जिसको प्रेसिपिटेट भी कहा जाता है, इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है, और वो सॉल्यूशन से बिल्कुल सेपरेट हो, बिल्कुल अलग बन जाए, ऐसे ही रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है, एक ऐसा सॉलिड बन जाए जो सॉल्यूबल ही ना हो। ठीक है कि अगर हम कोई रिएक्शन अगर मान लीजिए करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन को करवाने से एक ऐसा सॉलिड बने जो इनसॉल्यूबल हो, जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, इफ बेरियम chloride solution is added to copper sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is produced along with copper chloride solution। कि जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, किस चीज़ का, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और साथ ही कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन भी हमें मिलता है। जैसे कि इक्वेशन देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है एक्वस, ठीक है, इसको हमने किस में ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, जो कि एक वाइट कलर का क्या होता है, पीपीटी होता है। ठीक है, और साथ ही हमें क्या मिल रहा है, कॉपर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बेरियम क्लोराइड को हमने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट एक वाइट पीपीटी, हमें एक सॉलिड मिला है, प्रेसिपिटेट मिला है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इक्वेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद वन एग्जांपल ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को, बट ऑक्सीजन के गेन और ऑक्सीजन के लॉस के संदर्भ में ही सिर्फ एक्सप्लेन करना है, साथ में एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए पहला जैसे इन्होंने बोला कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है रिडक्शन, क्या होता है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है कि किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए सेम वही एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर। कॉपर पाउडर को जब बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में तो वो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसके लिए हमें एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, साथ ही इसमें जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं वो लिखना है और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुए हैं वो लिखना है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से समझ लेते हैं। कॉपर पाउडर को जब हीट किया गया एयर के प्रेजेंस में तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड।
अब इस चीज़ के लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ ही हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो कॉपर को ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में जलाने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, तो इसीलिए हमने जो इक्वेशन लिखा है वो क्या लिखा है, Cu प्लस O2 प्लस 2CuO। ठीक है, ये बैलेंस्ड किया हुआ इक्वेशन है, मतलब कि कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जला दिया। ठीक है, यहाँ पे हीट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें बोला है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो कॉपर हुआ है। कैसे हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, इधर आके क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो कॉपर हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा था कि जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ हो, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है, O2 हुआ है। क्यों, क्योंकि O2 किसके साथ, O2 यहाँ से रिमूव होके इसमें जुड़ गया ना, कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुए हैं वो ऑक्सीजन हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसका पहले ए पार्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन विद वन एग्जाम्पल ईच, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमें ऑक्सीडेशन बताना था, इसमें हमें रिडक्शन बताना है और सेम गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में ही बताना है, उसी के संदर्भ में बताना है। ऊपर हमें ऑक्सीजन के संदर्भ में था, इसमें हमें हाइड्रोजन के संदर्भ में है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि हाइड्रोजन के गेन और लॉस के संदर्भ में बताना है, इसीलिए हमने लिखा क्या, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस इक्वेशन को देखिए, सबसे पहले H2S को देखिए। H2S क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो सिर्फ यहाँ पे सल्फर बचा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट पार्ट बोला इन्होंने रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें तो सेम वही, जैसे देखिए ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है यहाँ पे आके क्या इसमें ऐड हो गया, हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो उन्होंने बोला था कि हाइड्रोजन के गेन और लॉस के संदर्भ में बताना है, तो वो हमने बता दिया। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है, इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है तो वे एयर में, वैसे तो एयर में ही बर्न होएगा, तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, साथ ही हमें ये भी बताना है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, Mg प्लस O2। ठीक है, Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2MgO। अब इसमें हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो बहुत सिंपल है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो Mg हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इधर आके इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है, तो ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन ही रिमूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। व्हाट इज मीन्ट बाय अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ईच। हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों बताना है, साथ में उसका हमें एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या हो, किसी भी कंपाउंड में से एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे या उसकी जगह ले ले, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत ही शानदार इक्वेशन है ये इस रिएक्शन का। कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो ये कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो जाएगा, जिंक सल्फेट में, और कॉपर बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉपर, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
अब देखते हैं दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या हो, दो कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं, कैसे, एक्सचेंज ऑफ आयंस के फॉर्म में, तो क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड्स, और उसी को क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उदाहरण के लिए फिर से वही इक्वेशन, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिल्वर नाइट्रेट जो है, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो क्लोरीन है यहाँ आ गया, और ये जो NO3 है ये कहाँ पे आ गया, NO3 यहाँ पे आ गया। तो समझने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो यही है कि दो तरीके से या दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्या कह रहा है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद द इक्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शंस। ये कह रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन क्यों होते हैं ये हमें इक्वेशन देकर या एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, whereas in decomposition reaction a compound splits up into two or more simpler substance। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड स्प्लिट्स होकर दो या दो सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, वाटर के साथ कंबाइन करवा दिया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को कंबाइन होके क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, अब अगर आप देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन यानी पत्थर चूना, उसको जब हमने हीट दिया तो ये डिकम्पोज होके क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, यहाँ पे दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहा है, और यहाँ एक सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है किसमें, दो में। ठीक है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। क्या है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मेटेलिक सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एंड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म। कॉपर मेटल का एक स्ट्रिप जो है उसको क्या किया गया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला गया, तो क्या हो रहा है, मेटेलिक सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, जो मेटेलिक सिल्वर था वो क्या बन गया, एक सॉलिड बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, और जो सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर नाइट्रेट है वो भी बन गया। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन लिखना है, वो बैलेंस्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, कॉपर है, इसमें क्या किया गया, सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर के स्ट्रिप को हमने डाल दिया, यही बोला था कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर के स्ट्रिप को डालना है, तो हमने डाल दिया, तो क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और साथ में सिल्वर जो है वो हमें सॉलिड में मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो सिल्वर है वो अभी सॉल्यूशन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ आके सॉलिड बन गया। तो ये इक्वेशन लिखना था, और उन्होंने बोला था कि बैलेंस्ड भी होना चाहिए, तो ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी बैलेंस करके ही लिखा हुआ है। आई होप आप सबको इक्वेशन बैलेंस करना आता ही होगा। जैसे कॉपर यहाँ एक है, इधर भी कॉपर एक है। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर दो है, इधर भी सिल्वर दो है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये कितने हैं, नाइट्रोजन दो है, इधर भी नाइट्रोजन दो ही है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 2 जा 6 है, और इधर भी ऑक्सीजन 2 3 जा 6 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर फिर भी आप लोगों को बैलेंस करने में कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन मेटल का जो पीस है, जब हम उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, साथ ही नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, कि किस टाइप का ये रिएक्शन होएगा हमें ये भी बताना है।
तो देखिए व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। क्या होता है जब आयरन मेटल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर का जो मेटल है वो बन जाता है। इक्वेशन के फॉर्म में देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, कैसा होता है, ब्लू होता है। इसमें हमने आयरन डाल दिया, आयरन सबको पता है उसका कलर ग्रे होता है। अब ये क्या बना रहा है, यहाँ से कॉपर रिमूव हो गया और ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट यानी FeSO4। और ये जो आयरन सल्फेट बनता है इसका कलर ग्रीनिश होता है, ठीक है। और ये जो कॉपर है ये बाहर आ गया बेचारा अकेले, जिसका कलर रेड ब्राउन कलर का होएगा। इन्होंने पूछा था किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि देखिए कॉपर सल्फेट है, सल्फेट में से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आयरन है Fe है ये यहाँ पे आ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, तभी तो ये FeSO4 बन गया और Cu बन गया, है ना। अब क्वेश्चन 38 का बी पार्ट देखते हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, साथ ही स्टेट सिंबल्स भी लिखना है। क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जहां भी सॉल्यूशन है उसका मतलब वो एक्वस होएगा, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड को हमने लिख लिया BaCl2, चूंकि सॉल्यूशन बोला है तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्वस लगाया है। और किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। सॉल्यूशन बोला है तो हमने स्टेट सिंबल्स एक्वस लगा दिया, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर रहा है तो देखिए क्या होएगा, ये जो सोडियम है, ठीक है, ये जो सोडियम है इसको ये बेरियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। और ये क्या होता है, व्हाइट PPT यानी सॉलिड होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉलिड लिखा है। उन्होंने बोला भी है बेरियम सल्फेट, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, है ना। जैसे ही इन्होंने इनसॉल्यूबल बोल दिया दैट मीन्स कि वो सॉलिड है, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेसिपिटेट ही होएगा, ठीक है। और साथ ही क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है, क्या है, CuO प्लस H2 गिव्स टू दी Cu प्लस H2O, ठीक है। ये इक्वेशन दे दिया, अब हमसे ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट पूछा है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सबसे पहले हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या, कि जिसको ऑक्सीजन मिली है या फिर जिसमें एडिशन ऐड हुई है। तो हम सबको पता है ऑक्सीजन किस में ऐड हुई है, हाइड्रोजन में हुई है ना। सिंगल H2 क्या बन गया इधर आके, H2O। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुई है वो H2 हुई है। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या पूछ रहा है, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। उसमें हमसे पूछा था कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और अब हमें बताना है जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। तो हम सभी को पता है यहाँ पे जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो कोई नहीं बल्कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO है, ठीक है। कैसे रिड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया ना, इधर H2O को दे दिया ना, इसलिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्या है, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई होप आप सबको पता होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए अपना ऑक्सीजन दे देता है, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब डी पार्ट है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट आप सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, मतलब कि जो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे H2 जो है इधर आके H2O बन गया ना, तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है, H2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पूछ रहा है कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। When silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution. जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो क्या होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का बन जाता है और साथ ही सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी बनता है,
ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। अभी ये जो बातें हमने इधर लिखी है उसी को अब हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, किस में ऐड किया गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, यानी कि NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl। अब ये हमें क्या दे रहा है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। अब जैसे कि इन्होंने प्रेसिपिटेट बोला तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टेट सिंबल लिखा है S, और नीचे लिख भी दिया व्हाइट PPT। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या दे रहा है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी NaNO3। अब आगे इसी का बी पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें हमें बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हुआ है। कैसे, अगर आप देखें तो AgNO3, यहाँ पे NO3 को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने। ठीक है, और NaCl है, NaCl इधर क्या बन गया, NaNO3। तो यहाँ पे Cl क्लोरीन को किसने किया, NO3। तो मतलब यहाँ पे दो तरीके से रिप्लेसमेंट हो रही है, इसलिए हमने लिख दिया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट। कह रहे हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, साथ ही हमें ऐसे इस इक्वेशन का एक यूज भी लिखना है कि इस इक्वेशन को कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो ये डिकम्पोज होके क्या बनाता है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। अब जैसे इक्वेशन देखिए क्या है कि सिल्वर क्लोराइड यानी 2AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसको हमने क्या किया, सनलाइट में रख के डिकम्पोज किया तो क्या मिलता है हमें, सिल्वर जो कि किस कलर का होता है, ग्रेइश वाइट होता है, और साथ ही हमें क्लोरीन गैस मिलती है जो कि येलोइश ग्रीन होती है। ठीक है, देखिए अब कुछ इक्वेशन ऐसे है ना कि अभी आप बस इसे याद कर सकते हैं, जब तक आप केमिस्ट्री लैब में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे, तब तक आपको ये सिर्फ याद रखना होगा कि इसका कलर ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा था कि ये जो इक्वेशन है ये कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है कहाँ यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें इस इक्वेशन को यूज़ किया जाता है। एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब जिंक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। तो देखिए इसका आंसर, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। जब जिंक मेटल के स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का ए पार्ट है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। हमें इक्वेशन लिखना है, सेम बात जो हमने स्टेटमेंट में लिखी है अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, सॉल्यूशन है तो इसलिए हमने एक्वस लिखा है। और हम सबको पता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इसको हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराना है, इन्होंने बोला ना कि जिंक को इसमें डिप कर दिया, मतलब जिंक के साथ रिएक्ट करा दिया, और जिंक का कलर कैसा होता है, सिल्वरी वाइट होता है। तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है जिसका कोई कलर नहीं होता है, और साथ में हमें मिलेगा कॉपर, और कॉपर का कलर हम सबको पता है कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का बी पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, कि ये जो रिएक्शन इसमें हुआ है इसके बारे में बताओ। तो हम सबको पता है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हम मदद कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।